अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की स्टोरी हमें भेजी है किरण मुश्ताक ने, जो कि अब बैरून मुल्क में मुकीम है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीब भाई, मेरा नाम किरण मुश्ताक है और मैं आपकी स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँ, जो कि आज से मेरे साथ तकरीबन कोई 17-18 साल पहले रूनुमा हुआ था। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मेरे साथ एक बहुत अजीब पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ था आज से 17 साल पहले, जब हम लाहौर के इलाके चबुर्जी क्वार्टर में रहा करते थे। मेरे अब्बू गवर्नमेंट क्लर्क थे और हमें गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहाइश मिली हुई थी। ये एक ऐसा साफ इलाका है जहां आपको ज़्यादातर क्वार्टर्स वाले घर पुराने ही नज़र आएंगे, और इस टाइम कई घरों के साथ खाली प्लाट थे तो कई घरों के साथ पीछे खेत हुआ करते थे। अब तो अरसा हो गया वहाँ पर गए हुए। ये इन दिनों की बात है जब मेरी उम्र 19-20 साल थी और अब्बू हम सब को लेकर क्वार्टर्स में शिफ्ट हो गए थे। हमारा ताल्लुक़ मिडिल क्लास फैमिली से था। अब्बू काफ़ी एजुकेटेड थे, मगर थे तो सरकारी क्लर्क ही, और मेरी अम्मी सीधी सादी घरेलू खातून थी जो सारा दिन मोहल्ले के कपड़े सिया करती थी। मेरे 2 छोटे भाई थे जिनकी उम्र इस वक्त 16 साल और 14 साल थी। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो अब्बू सारा दिन गवर्नमेंट महकमे की क्लर्की में मसरूफ़ होते। मेरे दोनों भाई स्कूल जाते, फिर कारी साहब के पास मदरसे जाया करते थे, वहाँ से फ्री होकर ट्यूशन जाते और फिर घर आकर बाहर दोस्तों के साथ खेलने कूदने चले जाते। अम्मी अक्सर इन्हें मना करती थी कि सारा दिन के थके हो, अब तो आराम कर लो, मगर मजाल है जो इस वक्त भाई सुन लेते। अम्मी सारा दिन सर नीचे करके बस कपड़े ही सी रही होती थी, जिसकी वजह से इनकी गर्दन में और हाथ में भी बहुत दर्द रहने लगा था, क्योंकि वो कपड़े की मशीन हाथ से चलाया करती थी। बिल की वजह से मोटर नहीं लगवाई थी। मैं बीए के पहले साल में थी और मुझे शुरू से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। हमें जो सरकारी क्वार्टर मिला था, इसके पीछे तहद्दे निगाह खेत ही खेत थे, और इन खेतों के कोनों में दूर जाकर एक बहुत बड़ा दरख्त हुआ करता था, जिसके बिल्कुल साथ एक और सरकारी क्वार्टर था, मगर वो बाकी क्वार्टरों से बिल्कुल अलग थलग था। ये क्वार्टर्स की लाइन में सबसे करीब हमें पड़ता था, और इसी वजह से हम इस क्वार्टर के मकीनों के हमसाए भी थे। एक बार ऐसा हुआ कि शाम हो रही थी। मेरी अम्मी हस्बे मामूल कपड़े सीने में मसरूफ़ थी। दोनों भाई ट्यूशन गए हुए थे। मैं और अम्मी घर में अकेले थे। मैं प्राइवेट बीए कर रही थी। इस वक्त शाम का वक्त था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लंबी हाइट वाला लड़का आया, जो कि लगभग 20-22 साल का होगा। इसके हाथ में एक प्लेट थी। इसने मुझे देखा और सलाम किया। इसके बाद मेरे हाथों में प्लेट थमा दी। मैंने पूछा, आप कहाँ से हैं? तो वो बोला, यहीं आपके हमसाए। मैं प्लेट लेकर अंदर आई। अम्मी ने पूछा, कौन है? तो मैंने कहा कि हमसाए का लड़का है, कुछ दे के गया है। और जैसे ही मैंने प्लेट उठाई तो प्लेट में 4 लड्डू रखे हुए थे, और साथ ही अम्मी बोली कि वो बाहर ही खड़ा होगा, प्लेट खाली करके इसे दे आओ और शुक्रिया कह देना। इसके बाद मैं किचन में गई तो प्लेट में लड्डू डाले और बगैर धोए इनकी प्लेट्स इस लड़के को देने आई, तो वो वहीं खड़ा था। और इस बार मैंने नोट किया कि वो बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रहा। वो प्लेट लेकर मुझे अजीब सी नज़रों से देखता हुआ चला गया। अभी 2 मिनट ही गुजरे होंगे, मैं अभी सहन में ही थी कि फिर दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैंने जाकर देखा तो कोई भी नहीं था, मगर दूर गली के नुक्कड़ पर मुझे अपना छोटा भाई अली आता हुआ दिखाई दिया। जैसे दरवाजे तक आया तो इसकी सांस फूल रही थी और वो बोला कि आप बाहर क्यों खड़ी हैं? मैंने कहा कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। तो अली बोला, मैं तो गली के कोने पर पिछले 15 मिनट से खड़ा हूँ,
मेरी नज़र घर के दरवाजे पर ही है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। और ये बात करते हुए वो प्लेट में पड़े लड्डू खाने लगा और पूछा कौन लाया है ये। अम्मी ने बताया हमसाए से आए हैं। एक्चुअली इस वक्त हमारे हमसाए में एक तरफ सरकारी डॉक्टर का घर था और दूसरी तरफ कोई घर न था, क्योंकि हमारा ही कॉर्नर वाला हाउस था और फिर पीछे सारी तरफ खेत ही खेत नजर आते थे। तो हम यही समझे कि साथ वाले डॉक्टर साहब की तरफ से मिठाई आई है। अब वो दिन गुजरा, अब्बा आए, हमने मिलकर खाना खाया, मिठाई खाई और फिर गपशप के बाद सो गए। इससे अगले दिन मैं छत पर कपड़े डालने गई। ये शदीद गर्मियों का महीना था और मैंने देखा कि हमारी छत से वही सरकारी क्वार्टर नज़र आ रहा था। वहाँ वही लड़का नज़र आया जो हमें पिछली रात लड्डू देकर गया था। वो मुझे मुसलसल देखे जा रहा था। इस बार इसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था। वो दोनों आपस में कुछ देर बाद लड़ना शुरू हो गए और फिर इस बूढ़े आदमी ने छत से नीचे खेतों में छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ था और इसके सर से खून बह रहा था। मैं भागती हुई नीचे आई, अम्मी को बताया तो वो फौरन ऊपर जाकर देखने लगी। तो आप यकीन करें नसीर भाई कि वहाँ कुछ भी नहीं था। अम्मी ने कहा कि आज के बाद छत पर मत जाना और फिर हम दोनों नीचे आ गए। 2-3 दिन गुजर गए और फिर चौथे दिन एक बूढ़ी औरत शाम के वक्त हमारे दरवाजे पर आई और कहने लगी जोड़ा सी देगी तुम्हारी माँ। दरवाज़ा तो मैं ही खोल रही थी, क्योंकि मेरे और अम्मी के अलावा इस वक्त घर में कोई मौजूद ना था और अम्मी की टांगों में शदीद दर्द था, तो वो जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलने नहीं जा सकती थी। इस औरत ने एक सफ़ेद रंग का कपड़ा दिया और कहने लगी कि मुझे एक बालिग लड़के का कफन सी दो। मैं तो ये सुनकर कपड़ा वहीं फेंक कर इतना डर गई कि दरवाज़ा बंद करके अम्मी के पास आई और इनको बताया कि इस औरत ने ये क्या कहा है। अम्मी भी परेशान हो गई और कहने लगी कि अब जो भी शाम के वक्त आया तो मैं ही दरवाज़ा खोलूँगी। मगर इस वक्त जब इन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला और जाकर बाहर देखा तो गली में कोई भी ना था। हमारी दाएं और बाएं गलियां इस कदर लंबी थीं कि बगैर किसी टर्न के अगर कोई आता या जाता तो कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते थे इसको मुड़ते हुए। अम्मी को हार्डली 2 मिनट ही हुए थे गए हुए, मगर गली में कोई औरत तो दूर की बात कोई बंदा बशर ही ना था। अब अबू घर आए तो अबू को सारी बात बताई। इन्होंने दरवाज़ा खोलने से ही मना कर दिया। अब कुछ दिन ही गुजरे होंगे कि मेरी अम्मी साथ वाली गली में किसी आंटी को इनकी सिलाई के कपड़े देने गई और मैं पूरे घर में अकेली थी। ये दोपहर के 3 बजे का वक्त था। हमारा छोटा सा 2 कमरों का क्वार्टर था। एक खुला सहन था जिसमें सिर्फ एक बाथरूम और एक किचन था। मुझे कभी डर नहीं लगा था अपने इस क्वार्टर वाले घर में। मैं अपनी किताबें पढ़ने में मसरूफ़ थी कि मैंने देखा कि कोई औरत काले रंग के कपड़ों में हमारे घर की छत से नीचे उतर रही है। हमारे घर की छत की सीढ़ियाँ सहन में ही थीं। इस औरत का मुंह तो मेरी तरफ नहीं था, मगर इसके काले लंबे बाल थे। मैं जल्दी से हड़बड़ाकर कमरे से बाहर सहन में देखा और कहने लगी कौन है। तो वो अब मुसलसल सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी और इसने बगैर जवाब दिए छत पर जाकर अपने दोनों पाँव इस तरह से ज़मीन पर मारा कि बहुत भारी कदमों की आवाज़ आई, धम धम। मुझे बहुत खौफ आ रहा था कि कहीं ये कोई चोर ना हो। मैं इसके पीछे भागी और मेरे पाँव के नीचे से इस वक्त ज़मीन निकल गई जब मैंने इसी औरत को देखा अपने घर की छत पर नहीं, बल्कि इसी पुराने क्वार्टर की छत पर जो फसलों के एक तरफ अलग थलग था। मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए कि ये औरत इतनी जल्दी एक घर से दूसरे घर की छत पर कैसे गई, और वो भी बीच में इतना ज़्यादा फासला तय करके। मेरा हलक खौफ के मारे खुश्क हो गया था और हाँफती हुई मैं नीचे आई। मैंने रोना शुरू कर दिया। इस सारे वाक़ये को अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी अम्मी आ गई। अम्मी ने मुझे रोते देखा तो परेशान हो गई। मैंने भी सारा मामला बयान कर दिया। पहले तो इन्होंने मेरा वहम समझा, बल्कि वो मेरा वहम ही समझ चुकी थी कि ये एक नामुमकिन सी बात है, मगर ये मेरा वहम नहीं था, क्योंकि जब इसी रात मैं सहन में अपनी फैमिली के साथ सो रही थी, मुझे सहन में मौजूद बाथरूम के दरवाजे पर औरत के कुछ बाल गिरे हुए नजर आए।
जिनको मैंने वाइपर के डंडे से इधर उधर करके चेक किया और इसके बाद मैंने इसको नाली में फेंक दिया और पानी बहा दिया। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और खामोशी से अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई। सुबह आंख खुली, हस्बे मामूल दिन गुजर रहा था। मेरी अम्मी की टांगों में शदीद दर्द रहने लगा था। मतलब ये दर्द ऐसा था जो अचानक तेज हो गया था। इसी रात को हम सब सहन में सो रहे थे कि आधी रात को अम्मी चीख मारती हुई उठी। हम सब भी डर गए थे। तो अम्मी ने बताया कि आधी रात को मेरी आंख खुली, मैं दूसरी तरफ करवट लेकर सोने लगी थी कि मुझे एक बहुत बड़ा सा साया नुमा आदमी नजर आया जो बहुत भयानक शक्ल का था। वो हमारे सहन में लगे अमरूद के दरख्त के पास खड़ा था और इसका कद इतना लंबा था कि छत को छू रहा था। इसकी आंखों से आग निकल रही थी और ये सब बताते हुए अम्मी बुरी तरह कपकपा रही थी। अब्बू ने दम किया और इसके बाद मुझे और अम्मी को इन्होंने ताकीद की कि हम दोनों अंदर कमरे में ही सोया करें। इस वाक़े के बाद अम्मी की टांगों में दर्द ही दर्द रहने लगा था। कभी कहती कि ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी टांगों के ऊपर बैठ गया है, बहुत भार महसूस करती हूँ। अब इस वाक़े के बाद एक दिन मैं गुस्ल करने गई तो मैंने देखा कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। हमारे वॉशरूम में छोटा सा रोशनदान था और इससे सिर्फ वही सहन में लगा अमरूद का दरख्त नजर आता था। मैंने गुस्ल मुकम्मल किया, कपड़े पहने, अभी बाल बांध ही रही थी कि मेरी नज़र रोशनदान से बाहर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि दरख्त के पास वही लंबे कद का हैबतनाक आदमी खड़ा था जिसको अम्मी ने पिछली रात देखा था। मैंने बाथरूम के लोहे के दरवाजे की कुंडी खोली और सीधा कमरे की तरफ भागी। बगैर पीछे मुड़े अंदर आई तो मेरा सबसे छोटा भाई फुल आवाज में टीवी देख रहा था और अम्मी इसके पास बैठी फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने अम्मी को फिर सब कुछ बताया कि इतने में हमारे घर की लाइट चली गई। ये मगरिब का वक्त था। हम गरीब लोग थे। घर में यूपीएस तो दूर की बात, एक मोमबत्ती तक नहीं थी। मेरा भाई अली फौरन करियाना स्टोर से मोमबत्तियां लेने के लिए भागा और फिर अम्मी और मैं पूरे क्वार्टर में अकेले थे और अंधेरे में चारपाई पर बैठे थे। इतने में हमारा पूरा घर अगरबत्तियों की खुशबू से भर गया। मुझे और अम्मी को वहशत सी हो रही थी। थोड़ी देर बाद अली मोमबत्तियां लेकर आया। अम्मी दरवाज़ा खोलने गई। मैं अंधेरे में अकेली थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा है और मेरे गीले बालों को जोर से खींचा भी है। मैं आयतल कुर्सी पढ़ते हुए बाहर को भागी और रोने लगी, क्योंकि दरवाज़ा खुद ब खुद कमरे का बंद हो गया था जहां मैं थी और मैंने बहुत कोशिश की मगर वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। और फिर मुझे अपने पीछे आग की तपिश महसूस हुई जिसकी वजह से हल्की हल्की सी रोशनी पूरे कमरे में हो गई थी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वही काले स्याह रंग के लिबास में काले स्याह रंग का आदमी था जिसकी आंखों के अंदर आग के दिए जल रहे थे और वो मेरे इतना करीब खड़ा था कि मुझे इसके वजूद का पूरा एहसास हो रहा था और वो मेरे कानों के पास आकर गुराते जा रहा था और मुझे सिर्फ इतनी आवाज आई कि ले जाऊंगा। इसके बाद लाइट आ गई और मेरा चीखें मार मार के बुरा हाल हो गया। जब अम्मी की तरफ भागी तो वो परेशान हो गई। मैंने पूछा अली कहाँ है? वो कहने लगी कि अली तो नहीं था, हमसाये से कोई औरत आई थी कपड़े लेने, मगर मुझे तो ना दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई और ना तेरे रोने की। ये सुनकर मैं ज़मीन पर गिर गई और जब होश आया तो अब्बू और अम्मी मेरे पास कमरे में खड़े थे और अपने ख़ानदानी पीर के साथ इन्होंने मुझे देखते ही कह दिया कि आप जितनी जल्दी हो सके ये क्वार्टर छोड़ दें, क्योंकि आपकी जवान बेटी पर एक जिन ज़्यादा आशिक हो गया है और आपके पीछे जो वीरान सा बंद क्वार्टर है वो अपने पूरे कुनबे समेत वहाँ पर रहता है। वही आपको मिठाई देकर गया था। इसकी माँ आपके घर देखी गई जिसके बाल आपने ज़ाया करके नाली में बहा दिए थे और आपकी बेटी ने छत से जिस आदमी को छलांग लगाते देखा था वो सब के सब जिन्नात हैं और आपके अमरूद के दरख्त के पास भी वही जिन खड़ा था। वो आपके हमसाए भी हैं और अगर अपनी बेटी को यहाँ से आप ना लेके गए तो वो जिन इसको अपने साथ ले जाएगा अपनी दुनिया में। अब्बू तो सर पकड़ कर बैठ गए।
انہوں نے کہا کہ میری بیٹی تو گھر سے نکلتی ہی نہیں، تو یہ اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تو پھر پیر صاحب نے کہا شدید گرمی میں دوپہر کے وقت جب آپ کی بیٹی چھت پر گئی تھی اور اپنا گندگی والا خون آلود کپڑا کوارٹر کے پیچھے کوڑے سے بھرے خالی پلاٹ میں پھینکا، یہ جن اس خون کی خوشبو سونگھتا ہوا آپ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور پھر مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس واقعے کے بعد میری حالت خراب ہونا شروع ہوئی اور مجھے الٹی آ گئی پیر صاحب کے سامنے ہی، اور اس الٹی میں میرے منہ سے ایک لوہے کی پتری نکلی جس پر لکھا تھا جاوید، اور پیر صاحب نے آنکھیں بند کر کے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا، اور پھر آنکھیں کھول کر کہا کہ اس جن کا نام جاوید ہی ہے۔ میرے گھر والے تو اتنا سخت ڈر گئے کہ مجھے پہلی فرصت میں ہی وہاں سے لے گئے، اور دوسرے گھر جا کر پیر صاحب نے میرا علاج کرنا شروع کیا، جس میں میں سخت قسم کی ذہنی اور جسمانی تکالیف سے گزری۔ مجھے علاج کے دوران بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، میرا پورا جسم دانوں سے بھر گیا، خراشوں کے نشان پڑ گئے تھے، پیٹ میں ماہواری کے وقت شدید تکلیف ہوتی، میں خواب میں بری طرح ڈرنے لگی، وہی بھیانک چہرہ، خواب میں کیا میں تو حقیقت میں دیکھ رہی تھی۔ میرا 3 مہینے پیر صاحب نے علاج کیا، اور پھر جا کر زندگی کی طرف واپس دوبارہ لوٹی، اور ایسا برا سبق حاصل کیا کہ اب وہ چیز استعمال کے بعد اچھی طرح کاغذ میں ڈال کر اور پھر شاپنگ بیگ میں پیک کر کے ویسٹ کرتی ہوں۔ اب اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، میری شادی ہو چکی ہے، اور میں اپنے بچوں اور خاوند کے ساتھ بیرون ملک رہتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں اپنا واقعہ اس لیے شیئر کر رہی تھی کہ آج کل کی لڑکیاں میری والی غلطی کبھی نہ کریں۔ جی دوستو، اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی تو کائنڈلی چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اگر آپ بھی کوئی ایسی سٹوریز مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر یا پھر ای میل ایڈریس پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔